मूवी शैतान मूवी, उसमें जो रहता है आर माधवन, वो एक लड्डू खिला के एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। इट्स काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। ओके, तो वो तो अलग चीज़ है, बट अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो मतलब जो किसी और के वश में है, तो क्या उसका सोल्यूशन मिलता है हमको इस वेस्टर्न हिप्नोसिस में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% होता है ह्यूमन माइंड का, तो हमारी 88 to 90% लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से ही ड्रिवन होती है। अब आप सोचिए कि जब अगर हमें इसके बारे में पता नहीं होता तो हम अपनी लाइफ हिट एंड ट्रायल में जीते रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, अर्थराइटिस, यू नेम इट, हार्ट डिजीज, सीजर्स, कोई भी जो भी उनको प्रॉब्लम है। लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं। लोग रिलेशनशिप कंसर्न्स के लिए आते हैं, फाइनेंशियल कंसर्न्स के लिए आते हैं, बीमारियों का मैंने आपको बताया उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल बहुत कॉमन हो गया है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई इश्यूज हैं, कंसेप्शन, चाइल्ड कंसेप्शन इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, लोग मल्टीपल आईवीएफ्स करते हैं बट फेलियर्स हो जाते हैं, तो उसके लिए लोग आते हैं। इश्यूज ऑफ डेली लाइफ की काम को टाल रहे हैं, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, टार्डीनेस, चीज़ों में बहुत अड़ंगे आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, सो दे कम फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच दे फील इज एन इशू इन देयर लाइफ। त्रिशा कौशिक जी, नमस्ते, वेलकम टू द रोहित खरे शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये करती हैं हिप्नोथेरेपी जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज़ होती है और ये कैसे लोगों की परेशानियां दूर करती है? तो देखिए, हिप्नोथेरेपी जब आप शब्द को दो शब्दों में तोड़ेंगे तो उसमें हिप्नो शब्द आता है, वो शब्द आता है हिप्नोसिस से। अब जो हिप्नोसिस होता है, लोग अक्सर समझ लेते हैं कि वो वशीकरण होता है, पर ये वशीकरण वाला हिप्नोथेरेपी नहीं है, ये कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि जो हिप्नोसिस होता है वो एक बहुत नेचुरल स्टेट होता है जो हम दिन में 2 बार एक्सपीरियंस करते ही हैं। तो इसको और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से इसकी ओर ले जाना चाहूँगी। होता क्या है कि जो हमारा माइंड होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और जो हमारी बॉडी होती है वो हार्डवेयर होता है। तो फॉर एग्जांपल फ़ोन हम कितना भी कॉस्टली हैंडसेट ले लें, पर अगर उसमें सॉफ्टवेयर में इश्यूज़ हैं तो हमारे हैंडसेट में इश्यूज़ होंगे ही। सिमिलरली जो हमारा माइंड होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं, हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है या सुना है, इस माइंड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ 10 to 12% होता है ह्यूमन माइंड का, ओके। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 88 to 90% होता है, और वो 6000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड से। अब कॉन्शियस माइंड ज़िंदगी में क्या करता है, लॉजिक लगाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाएगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्ले में आता है। कॉन्शियसली हम कोई भी नहीं चाहते हमारी लाइफ में इश्यूज हो, बट वो हो जाते हैं। तो ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग सिर्फ तकलीफों की है। हमारी ज़िंदगी में जो अच्छा आता है वो भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आता है। पर जब कुछ अच्छा होता है तब हम झांकने की कोशिश नहीं करते अपने अंदर, जब कुछ गड़बड़ होती है तब हम झांकते हैं अपने अंदर। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 80 to 90% होता है, और ये 6000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड से। अब ये एक फर्टाइल सॉइल की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे किसी थॉट के रूप में, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो एक दिन वो पौधा बनता है, फिर वो और बड़ा होता है, वो पेड़ बन जाता है। अगर वो पेड़ अच्छा है तो हमें ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो टॉक्सिसिटी है तो हमें ज़िंदगी में दिक्कत होती है। अब होता क्या है कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसकी नेचुरल एक्सेसिबिलिटी होती है जब हम हिप्नोसिस के स्टेट में होते हैं। ये सब मैंने आपको इसलिए इतना बैकग्राउंड बताया कि हिप्नोसिस होता क्या है। तो जैसे हम सुबह सो के उठते हैं, अब हम सुबह सो के उठते हैं तो क्या होता है, हमने कोई गाना सुन लिया, दिन भर हमारे मन में पीछे बैकग्राउंड में वो गाना चलता है। तो उस समय क्या होता है, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो वो जो इनिशियल 20-30 मिनट्स होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता जितना दिन के 12 बजे होगा। बेसिकली अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ, इट हैज़ टेकन अ बैक सीट। तो हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या जो भी होता है वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब ये सुबह होता है, रात को सोने से पहले भी ये चीज़ होती है। तो इसी चीज़ को हम क्लिनिकली इंड्यूस करते हैं, इसी स्टेट को। इसको बोलते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस।
जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसकी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी होती है, कॉन्शियस माइंड का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता। तो फिर हम क्लिनिकली स्टेट को इंड्यूस करते हैं और फिर थेरेपिस्ट जो होता है वो क्लाइंट की जो भी इश्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कमांड्स दिए जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रिसाइज होता है कि हम जो कमांड देते हैं वो फटाक से वो जिंदगी का अनुभव सामने ला देता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर अच्छा एक उदाहरण में मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरे पास एक आई और उनका ना बहुत पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड था। इतना पीपल प्लीजिंग कि वो अपने आप से परेशान हो गई, जो बॉस बोलेंगे वो करेंगी, ठीक है, अगर भले ही उनको अलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, चलिए बॉस की तो बहुत लोग बात मानते हैं, पर किसी भी दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, वो अपने मन की कभी नहीं सुनती थी, हमेशा पीपल प्लीजिंग में रहती थी। अब जब हमने कमांड्स दिए तो देखिए कितना सबकॉन्शियस माइंड प्रिसाइज होता है। वो रिग्रेस बैक करी और वो जो क्लाइंट मेरे पास जब आई थी वो 27 ईयर्स की थी। उन्होंने रिग्रेस बैक किया सेशन के दौरान जब वो 4 साल की थी। और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोलती है कि मैं ना पाउडर के खाली बॉटल्स के साथ खेल रही हूँ और मेरे पापा ऑफिस से आए हैं और पापा ने जैसे ही मुझे ये खेलते हुए देखा अब वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं। तो 4 साल का बच्चा खेल रहा था और पापा है उन्होंने चिल्लाया तो ये बच्चा डर गया और बच्चे ने अपने बारे में कंक्लूड कर लिया कि मैं कुछ गलत ही कर रही होंगी तभी तो पापा चिल्ला रहे, वरना इतना बड़ा इंसान मुझ पे क्यों चिल्लाएगा। अब बच्चे ने जब ये कंक्लूड कर लिया अपने बारे में कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो उसके बाद बच्चे ने सोचा कि अब मैं जाके ये सब बॉटल्स उठा के रख देती हूँ और जाके पढ़ लेती हूँ, पढ़ूंगी तो पापा खुश हो जाएंगे। तो बच्चे ने बॉटल्स उठाई पाउडर की और वो दूसरे रूम में जाके उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब पापा ने बच्चे को पढ़ते हुए देखा तो एग्जैक्टली वही हुआ जो बच्चे ने सोचा था, पापा खुश हो गए। तो यहाँ से उसका पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड शुरू हो गया। अब अगर आप आज अपनी नज़र से देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चा पाउडर की बोतल से खेल रहा है, ये बहुत नेचुरल है। पर पापा का जो भी स्ट्रेस रहा होगा ऑफिस का, पापा ने जैसे बिहेव किया, बच्चे ने सोच लिया कि मुझ में कुछ गड़बड़ी है और मुझे दूसरों को खुश रखना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्रिसाइज होता है और ऐसे जब जिंदगी के जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं वहाँ पे अगर ट्रॉमा होता है तो वो आगे जाके हमको इम्पैक्ट करने लगता है। तो इस हिप्नोसिस के ज़रिए हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और हम देखते हैं कि जो भी समस्या है वो कहाँ से आ रही है। तो या तो वो पास्ट लाइफ से आती है या इस लाइफ के, जिसको हम करंट लाइफ बोलते हैं, उसके किसी ट्रॉमा से आती है या फिर वो फॉरेन एनर्जी हो सकती है या इन तीनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम एक एक करके रूल आउट करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं और जैसे जैसे वो हील होता है तो इश्यू रिजॉल्व होता है। सो वो जो लेडी थी उनको पीपल प्लीजिंग का जो ये चीज़ थी जी, तो बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं कि वो एक थेरेपी के लिए आएंगे इस चीज़ के लिए, या इंसान को कब ये चीज़ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो इस तरह की थेरेपी लेने आते हैं, मतलब क्या वो परेशानियाँ प्लीज़ हमारी ऑडियंस भी, मतलब व्यूअर्स भी देखें तो एटलीस्ट वो ये फिगर आउट कर पाएँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है हमारे अंदर तो वी शुड गो फॉर अ हिप्नोथेरेपिस्ट। देखिए, इंसान थेरेपी के लिए तभी आते हैं जब उनकी ज़िंदगी में फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट होने लगती है। अभी ये सुनने में इंसिडेंट बहुत छोटा लगता है जो मैंने आपको बताया, पर होता क्या है कि ज़िंदगी में राई का पहाड़ बनता है। ऐसे और 2-3 इंसिडेंट्स हुए तो वो ऐड ऑन होकर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग ऑपरेट नहीं कर पाते ठीक से। तो हो सकता है किसी का पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड उनके लिए इतनी बड़ी समस्या ना हो, बट किसी के लिए वो कभी कभी इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि उनकी फंक्शनैलिटी लाइफ में इम्पैक्ट होने लगती है और फिर उनको लगता है कि हमको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसा ही है कि हमें कोई तकलीफ है बॉडी में, फॉर एग्जांपल सिर दुख रहा है, सिर इतना नहीं दुख रहा है, लग रहा है कि सो के ठीक हो जाएगा, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। पर अगर वो सिर दर्द परसिस्ट करता है 2-3 दिन और फिर हमें लगता है कि अब हमसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा, हम ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे, हम घर का काम नहीं कर पा रहे, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ वैसा ही है। आप कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स बताएंगे अपने क्लाइंट्स की कि ये प्रॉब्लम्स के लोग आते हैं आपके पास या इन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके पास मिल जाता है? इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% होता है ह्यूमन माइंड का, तो हमारी 88 to 90% लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से ही ड्रिवन होती है। अब आप सोचिए कि जब अगर हमें इसके बारे में पता नहीं होता तो हम अपनी लाइफ हिट एंड ट्रायल में जीते रहते हैं, ये फैक्ट है।
और जो हम जिंदगी में लॉजिक लगाते हैं, हम सोचते हैं कि यही हमारी जिंदगी है, पर जहाँ वो लॉजिक फेल होने लगता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है और लेट्स से उतने पैसे नहीं कमा पा रहा, या कोई बहुत मेहनत कर रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा, सारे एफर्ट्स डालने के बाद रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है, इंसान को अब लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि ये 88 to 90% है, हमारी लाइफ 88 to 90% इससे ड्रिवन है। ऑलमोस्ट लोग जो भी इशू उनको लगता है, जो जिससे भी उनकी फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो रही है, उसके लिए आते हैं। तो लोग बीमारियों के लिए भी आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, अर्थराइटिस, यू नेम इट, हार्ट डिजीज़, सीजर्स, कोई भी जो भी उनको प्रॉब्लम है। लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए आते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। लोग रिलेशनशिप कंसर्न्स के लिए आते हैं, फाइनेंशियल कंसर्न्स के लिए आते हैं, बीमारियों का मैंने आपको बताया, उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई इश्यूज़ हैं, कंसेप्शन, चाइल्ड कंसेप्शन इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। लोग मल्टीपल IVFs करते हैं बट फेलियर्स हो जाते हैं, तो उसके लिए लोग आते हैं। इश्यूज़ ऑफ डेली लाइफ की काम को टाल रहे हैं, जिसको प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, टार्डीनेस, चीज़ों में बहुत अड़ंगे आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं। सो दे कम फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच दे फील इज एन इशू इन देयर लाइफ। स्पेक्ट्रम इसका बहुत ब्रॉड है। तो मतलब मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं मेरे को ज़रूरत है? देखिए, अगर आपको लगता है कि उससे आपकी ज़िंदगी में इश्यूज या चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और आप उसको खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो देन मे बी वो आपके लिए है। वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट या मेरी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या मे बी मेरी पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है इस लाइफ के एक्सपीरियंस से आ रहा हो सकता है फॉरेन एनर्जी हो। ये फॉरेन एनर्जी टर्म मेरे को थोड़ा समझना था। फॉरेन एनर्जी देखिए क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स फॉरेन एनर्जी। फॉरेन मतलब जो हमारा खुद का नहीं है, दैट विच इज़ नॉट बिलोंग टू यू। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक आई 30 years ऑफ एज थी उन क्लाइंट की, और उनको सीवियर एंग्जाइटी इश्यूज़ थे। मतलब इतने एंग्जाइटी इश्यूज़ कि वो एंग्जाइटी के पिल्स पे थी एंड बहुत तकलीफ़ में थी, कहीं ट्रैवल करेंगी तो सीवियर एंग्जाइटी हो जाएगी। उन्होंने रिग्रेस बैक किया जब वो 10th क्लास में थी, और फिर हमने एक्सप्लोर किया। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोलती हैं कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, और मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ वो उस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो मेरे फादर हैं, उस स्कूल में जो टीचर हैं वो मेरी मम्मी जो हैं वो एक टीचर है वहाँ पे, और हमारा जो घर है वो स्कूल के प्रेमाइस में ही है। अब एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है, थोड़ा बहुत डर तो हम सबको लगता है, पर हुआ क्या कि उस बच्चे को थोड़ा बहुत डर जो भी है वो लगा, वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी, बट उसके पेरेंट्स की बहुत एंग्जाइटी थी, और वो एंग्जाइटी इसलिए थी, शी इज़ दी ओनली चाइल्ड, और उनको एक प्रेशर था कि हम कॉलेज के हम स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्कूल में टीचर हूँ मैं, तो हमारे बच्चे को तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और वो करेक्ट, और वो जो पेरेंट्स की जो एंग्जाइटी थी वो बच्चे पे आके लग गई। व्हाट आई मीन टू से इज कि फॉर एग्जांपल बच्चा जो डर फील कर रहा है या एंग्जाइटी फील कर रहा है वो इतना है, और पेरेंट्स की एंग्जाइटी इतनी है, तो ये दोनों ऐड होके इतनी हो गई इंटेंसिटी, एंड नाउ द चाइल्ड इज़ फीलिंग वेरी एंग्शियस। अब होता क्या है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में और वहाँ पे इमोशन की राइट टाइम पे वेंटिंग नहीं होती, तो वो धीरे धीरे सिस्टम में सेटल होने लगता है, और वो आगे जाके भी तकलीफ देता रहता है। मैं एक यहाँ पे चीज़ सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि पेरेंट्स का प्रेशर जो उनके बच्चों पे होता है, तो कुछ बच्चे उसको अपने पर हावी कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मस्त मौला रहते हैं, चिल रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे कैसे अपन देख सकते हैं ना कि कुछ बच्चे हैं जिन पे वो इम्पैक्ट कर रहा है बट किसी पे बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिकॉज काफ़ी ऐसे बच्चे भी जिनके पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे, बहुत मारपीट करी होगी उनके बचपन में, लेकिन वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं फीड हुई, तो उनका मतलब वो जो बचपना था जो भी था निकल गया, बड़े होके भी दे आर फाइन। सो ये दोनों चीज़ें क्यों इतना फ़र्क पड़ जाती हैं? देखिए, शब्दों का असर लोगों पे पड़ता ज़रूर है, और जो मार पीट होती है बचपन में पेरेंट्स मार देते हैं, उसका भी इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है। ये कहना कि
बहुत लोगों पे असर नहीं होता। जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि भले ही दिखाए ना कि कोई प्रभाव नहीं हुआ है, पर जब हम सेशंस करते हैं, क्योंकि क्या होता है सेशन में, पहला कोर्स ऑफ थेरेपी में पहला जो सेशन होता है वो केस रिसीविंग सेशन होता है, जिसमें हम पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं। अब यूजुअली जो मैंने देखा है 45+ 50+ लोग आते हैं, वो जब अपने बचपन के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, इतने सारे भाई बहन होते थे और माहौल ऐसा होता था। दैट्स ओके, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम सेशन करते हैं तो ये अक्सर देखा जाता है कि जो भी उनका इशू है उससे रिलेटेड जब हम सेशन करते हैं तो माइंड उन इंसिडेंट्स पे ले जाता है। तो इसका मतलब जो भी बातें कही गई हैं बचपन में या मार पिटाई हुई है, उसका इम्पैक्ट कंटिन्यूड है। हाँ, डेफिनेटली कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ उतने सेंसिटिव नहीं होते, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कौन पास्ट लाइफ से क्या कैरी कर रहा है उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर होती हैं। तो आप देखेंगे ट्विंस में भी आप देखेंगे या भाई बहनों में देखेंगे, अगर वो ट्विंस नहीं है या सिबलिंग्स में देखेंगे तो आपको दो बच्चों में बहुत अलग एटीट्यूड दिखाई देगा। सो दे आर कैरिंग इट फ्रॉम समवेयर, मोस्टली इट कम्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स। पर शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और ये मेरा एक सजेशन है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट होता है। जब हम मैं जब सेशन करती हूँ तो ये देखती हूँ कि टीचर ने कुछ बोल दिया, टीचर ने ऐसे आंखें दिखा दी या मार दिया, पेरेंट्स ने, किसी अथॉरिटी फिगर ने मार दिया या ज़ोर से बोल दिया, उससे ज़िंदगी इधर की उधर हो सकती है, इतना इम्पैक्ट हो सकता है। मैं एक केस मेरे पास आए और मैंने देखा कि उनको ना स्टैमरिंग का इशू था, वो बोलते समय काफ़ी हकलाते थे। और फिर हमने जब हीलिंग स्टार्ट की तो वो सीधे चाइल्डहुड इवेंट्स में रिग्रेस बैक किया उन्होंने, जब वो नर्सरी में थे, प्री नर्सरी में थे, तो वहाँ से वो इश्यूज ओरिजिनेट होने शुरू हुए। तो बच्चा जो होता है वो एक क्ले के समान होता है, हम उनको जैसा चाहे वैसे उनको मोल्ड कर सकते हैं। दे नीड केयर। ये वैसा ही है कि एक पौधा है, अब वो जो पौधा है उसको हमको पहले केयर करनी पड़ेगी। वो जिस दिन पेड़ बनेगा फिर वो सही पेड़ बनेगा, वो फिर सारी स्टॉर्म्स और विंड्स जो हैं केपेबल है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको झेल सके। तो वैसे ही हम सबके साथ होता है। तो ये जो थेरेपी है जो आप बता रहे हो, हिप्नोसिस थेरेपी, ये अभी की है या इसको टाइम हो गया? कुछ मॉडर्न थेरेपी है या पुरानी थेरेपी है? जी, तो अगर हम हिप्नोसिस को वेलबींग के लिए जब यूज़ किया जाता था, हम थोड़ा उसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये बैबिलोनियन सिविलाइजेशन से चल रहा है, विच इज़ अराउंड 4000 BC। ओके, एंड फिर उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो इजिप्ट में, ग्रीस में स्लीप टेम्पल्स होते थे जहाँ पे हिप्नोसिस को यूज़ किया जाता था। मतलब लोगों को तरीके होते थे लोगों को हिप्नोसिस के स्टेट में ले जाने के लिए। जैसे एक तरीका एक बहुत कॉमन है जो आज भी, ड्रम्स बजा के। जब ड्रम्स बजाए जाते हैं तो वो साउंड के थ्रू इंसान हिप्नोसिस के स्टेट में चला जाता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हिप्नोसिस में ले जाने के लिए। और चाइना में काफ़ी जगह अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे तो मेडिसिन्स के साथ हिप्नोसिस का भी यूज़ किया जाता था हीलिंग पर्पस के लिए। अब आप वर्ल्ड वॉर्स का जब हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें जब सोल्जर्स जो वुंडेड होते थे उनकी सर्जरी की जाती थी और वो हिप्नो एनेस्थीसिया के थ्रू की जाती थी। तो हिप्नोसिस के थ्रू उनका वो उस बॉडी पार्ट को नम कर दिया जाता था। सो बेसिकली सोल्जर को हिप्नोसिस के स्टेट में ले जाके सजेशंस दिए और जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को नम करना है वहाँ नम करके विदाउट एनेस्थीसिया सर्जरी की जाती थी। या एंड सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। एंड अब ये हो गया है कि हर साइंस की तरह यू नो जैसा होता है विथ टाइम हर साइंस इवॉल्व होती है, तो वैसे ही हिप्नोथेरेपी भी इवॉल्व हुई। जब लोगों ने उसको, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया, थेरेपिस्ट ने प्रैक्टिस किया, तो ऑब्वियसली नई पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, नई अप्रोचेस आती हैं। आज की डेट में आप देखें तो इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है और इसका सक्सेस रेट अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन हेल्थ मैगजीन 93% है इन जस्ट 6 सेशंस। एंड मैं इसलिए ये नहीं बोल रही क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, बट मेरे खुद के बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ थे जो इसके ज़रिए रिजॉल्व हुए। सो या देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज हिप्नो बर्थिंग ऑल्सो। एंड केट मिडल्टन जो हैं उनके कुछ बेबीज़ का जो जब डिलीवरी हुई
उन्होंने जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो उसमें उन्होंने हिप्नो बर्थिंग का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली द डिलीवरी हैपन्स विथ रिलेटिवली मच मोर ईज विदाउट दैट पेन। हाँ, मतलब उसमें माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है और फिर पूरी कोशिश की जाती है कि पेन जो हो वो कम से कम हो। तो ये काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी आप देखेंगे कि जिनका मेडिसिन में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे एक फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, हिज नेम इज़ वांग ताई। बहुत पुरानी बात है ये, आई थिंक 2000 BC के अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उन्होंने भी, वो भी मेडिसिन देने के साथ साथ हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे। तो जब आप मेडिकल साइंस के भी बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये बहुत लोग बोल चुके हैं कि डिजीज़ेस भी साइकोसोमैटिक होते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड। सो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है हिप्नोसिस की, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसमें कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें माइंड की पावर को ही यूज़ किया जाता है और हीलिंग की जाती है। बिल्कुल भी मेडिकेशन नहीं, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, कोई मेडिकेशन नहीं होता। तो ये जो हिप्नोथेरेपी है, क्या ये वशीकरण नहीं होता एक तरह का? देखिए, हिप्नोसिस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ईस्टर्न हिप्नोसिस अंग्रेजी में, दूसरा होता है वेस्टर्न हिप्नोसिस। ईस्टर्न हिप्नोसिस को हम हिंदी में वशीकरण बोलते हैं और वेस्टर्न हिप्नोसिस को हिंदी में सम्मोहन बोला जाता है। तो जो वशीकरण होता है, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ना बहुत बार लोग मजाक करते हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं बोलती हूँ मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो उनका ये जोक होता है इसकी आंखों में मत देखो। और अभी भी लोगों के मन में, खासकर इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ये होता है क्वेश्चन मार्क कि ये थेरेपी में पता नहीं क्या करेंगे, अपने वश में कर लेंगे, हम वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो जो हम थेरेपी के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो वेस्टर्न हिप्नोसिस होता है। अब मैं दोनों में आपको एक डिफरेंशिएशन बता देती हूँ कैसे दोनों अलग हैं। जो वशीकरण होता है या ईस्टर्न हिप्नोसिस होता है, वो किसी के भी विलिंगनेस के अगेंस्ट किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल होता है ये, और इसमें जिसके ऊपर ये किया जाता है उनको सुध बुध नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जब भी ट्रांस ब्रेक होगा उसके बाद भी उनको बहुत बार अवेयरनेस में नहीं होता, मोस्टली अवेयरनेस में नहीं होता कि हमने क्या करा है। ठीक। जो सेकेंड हिप्नोसिस होता है, नॉट सेकेंड हिप्नोसिस विच इज़ द अदर हिप्नोसिस, वेस्टर्न हिप्नोसिस जिसे हम सम्मोहन बोलते हैं, ये पर्सन की विलिंगनेस जब होती है ये तभी किया जाता है। और इसमें पर्सन की अगर पर्सन की विलिंगनेस नहीं होगी हील होने की, तो कॉन्शियस माइंड बैक सीट लेगा ही नहीं और हम सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं सकते। तो इसमें क्लाइंट का पूरा कंट्रोल रहता है। इतना कंट्रोल रहता है कि उनको पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, उनको पता होता है कि थेरेपिस्ट क्या कमांड दे रहे हैं। इतना कंट्रोल होता है दैट दे कैन गेट अप इन द मिडिल ऑफ द सेशन। हाँ, तो ये बहुत ही सेफ अप्रोच टू हीलिंग है एंड इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वशीकरण से बहुत ही अलग है। ये सिर्फ विलिंग लोगों के लिए ही किया जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कोई आए और उनको बहुत फ़ायदा हुआ तो वो कोशिश करते हैं कि अब मैं अपने फ्रेंड को बताऊं या मैं अपने हस्बैंड को बताऊं या मैं अपने बच्चों को बताऊं, और उनको भी थेरेपी के लिए आना चाहिए। बहुत बार उनकी विलिंगनेस नहीं होती तो उन पे हम सेशंस नहीं कर सकते। So it's a very safe approach to healing, nothing to worry about, nothing to be fearful of. इसमें आपकी विलिंगनेस है, हम तो ही करेंगे और पूरा कंट्रोल रहता है क्लाइंट का। जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा होगा जैसे आपने बोला विलिंगनेस नहीं रहती, तो मुझे याद आई वो मूवी शैतान मूवी, उसमें जो रहता है आर माधवन, वो एक लड्डू खिला के एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। इट्स काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। ओके। तो वो तो अलग चीज़ है, बट अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो मतलब जो किसी और के वश में है, तो क्या उसका सोल्यूशन मिलता है हमको इस वेस्टर्न हिप्नोसिस में? देखिए, अगर किसी पे कुछ खिला पिला के किया गया है तो ये होता है कि काफ़ी फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, खासकर अगर कुछ इनटेक लिया है, कुछ खाया है या पिया है, ऐसा कुछ मैजिक करके या पढ़ लिख के। तो आते हैं लोग और बोलते हैं कि हमें ये बीमारी इतने सालों से है और ये ठीक नहीं हो रही है, हमने सारे प्रयास कर लिए हैं। तो फिर जब हम सेशंस करते हैं तो ऐसा होता है कि उसमें से ये सब मैजिक वगैरह निकलता है।
तो हाँ, इसमें प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू उसकी रिलीजेस होते हैं और हीलिंग की जाती है। वो क्योर हो जाते हैं फिर? हाँ, सी एज आई टोल्ड यू द सक्सेस रेट ऑफ द थेरेपी इज 93%। जी, तो ऐसा होता है, कब कुछ केसेस में निकलती हैं ये चीज़ें। या कई बार ऐसा होता है कि रोड पे जा रहे थे तो किसी ने कुछ नहीं होता, चौराहे पे कद्दू काट के रखा हुआ है, किसी ने क्रॉस कर लिया कुछ, तो झाड़ फूक करते रहते हैं लोग, तो किसी पे आ जाता है, सो उनको पता नहीं होता कि करना क्या है, अब इसका जो आ गया है तो वो भटकते रहते, इधर जा रहे उधर जा रहे हैं जी। सो ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट अब उनको पता चलेगी कहाँ जाना है उनको। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो रिकॉर्ड होते रहते हैं जी। तो वो एक डेटाबेस है हमारा, और सबकॉन्शियस माइंड को पता रहता है कि जो हो रहा है ज़िंदगी में वो क्यों हो रहा है, सारे वाई के जवाब वहाँ पे होते हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ों से लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट पे लाइफ के प्रभाव हो सकता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेशंस में सरफेस पे आता है। आपके कोई क्लाइंट हो जिनका आप एग्जांपल हमारे साथ शेयर कर सकते हो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए, ऐसा होता है कि काफ़ी क्लाइंट्स में ऐसा हुआ है। तो अभी जैसे एक रिसेंट में है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे और बेसिकली उनको मून साइकिल्स के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होता था। अमावस्या पूर्णिमा पे उनके बॉडी में पुल्स बहुत बढ़ जाते थे और पेट की समस्या रहती थी और ऐसे चुभन रहती थी पूरे शरीर में। तो जब किया हमने सेशंस तो निकले ये सब रीजंस उसमें और फिर उसको ये अकॉर्डिंगली हीलिंग की गई। जी, तो आते हैं, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स कॉमन भी होते हैं, जैसे ड्रेन फील होता है, कभी फ्रेश नहीं फील होगा, कितने भी सो लेंगे, सुबह उठ के भी टायर्ड फील होगा, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आते हैं उससे, बिकॉज कंटिन्यूसली लो फील कर रहे हैं तो डिप्रेस्ड फील होता है। ये सब कुछ उसके सिम्टम्स हैं। एंड बाकी जब आते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको सारे सवालों के जवाब पता होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब ट्रांस में जाते हैं एंड इफ इट्स टाइम टू हील तो वो चीज़ें सरफेस पे आती हैं और हीलिंग फिर उसकी की जाती है। ओके।